नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपने डिफेंस अपडेट्स को शुरू करते हैं। भारतीय सेना को 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने सेना जनरल MM नरवणे को 1 लाखवें बुलेट प्रूफ जैकेट को सौंपा है। श्रीपद नायक ने कहा कि सैनिकों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है, ताकि दुश्मन से लड़ते हुए वे अपने महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा कर सके। श्री नायक ने आश्वासन दिया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब हमारे सैनिकों को हथियार और सुरक्षात्मक कवच प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके की जो जरूरतें हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगी। साथ ही उन्होंने निर्माता कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अपने शेड्यूल से 4 महीने पहले इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की आपूर्ति की है, उसको काफी सराहा। श्रीपद नायक ने आगे बताया कि मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित एक स्वदेशी उत्पाद है और कंपनी दुनिया भर में उत्पादों का निर्यात कर रही है, जिससे भारत इस तरह की रक्षा वस्तुओं की आपूर्ति का वैश्विक सेंटर बन जाएगा। आकाश ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत ने राष्ट्रों की एक लिस्ट तैयार की है। भारत अपने दोस्ताना देशों के साथ ही रणनीतिक संबंधों के रूप में उन्हें आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अन्य हथियार बेचेगा। रक्षा सूत्रों ने कहा कि रूस के साथ मिलकर फिलीपींस के लिए विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात का मामला पहले ही अंतिम मंजूरी के लिए सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति के पास मौजूद है। सूची में दूसरा देश इंडोनेशिया है, जबकि वियतनाम, UAE, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका ने 290 किलोमीटर की सीमा वाली ब्रह्मोस को हासिल करने के लिए अपना इंटरेस्ट यानी कि अपनी रुचि दिखाई है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सटीकता से स्ट्राइक करने के हथियार के रूप में उभरा है। इसके अलावा 9 देश हैं जिन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली में अपनी रुचि दिखाई है। ये प्रणाली 25 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन और साथ ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक सकती है। इन 9 देशों में कीनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र, वियतनाम और अल्जीरिया हैं। 96% से अधिक स्वदेशी होने के नाते आकाश को निर्यात करने के लिए किसी तीसरे देश की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस रूस के लिए बोर्ड पर होना जरूरी है, क्योंकि वो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है। हालांकि भारत और रूस दोनों साथ में ब्रह्मोस की रेंज अब 400 किलोमीटर से अधिक बढ़ाई जा रही है। यहाँ तक कि इस साल 800 किलोमीटर के संस्करण का परीक्षण किए जाने की योजना भी बन रही है। निर्यात संस्करण यानी कि जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा वो 290 किलोमीटर वाला है। आकाश का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो हमारी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए वेरिएंट से अलग होगा। साथ ही सूत्रों ने कहा कि 100 किलोमीटर की रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइल, जो अब सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से सफल परीक्षण के बाद उत्पादन यानी कि अपने प्रोडक्शन में प्रवेश कर रही है, उसके पास अच्छी निर्यात की क्षमता भी है। भारत 2025 तक 5 बिलियन यानी कि करीबन 36,500 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य के पास आना चाहता है। तो ऐसे में भारत को बड़े हथियार प्रणाली का निर्यात करना होगा। डसॉल्ट एविएशन अब भारत में इन्वेस्टमेंट करने का यानी कि निवेश करने का प्लान बना रहा है और ऐसे में वो भारत में राफेल विमानों को यानी कि इन राफेल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है और इसके लिए उसने भारत सरकार को पिच करना भी शुरू कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने इस वक्त भारत दौरे पर हैं। इस बारे में उन्होंने खुद ही खुलासा किया है। वे करीबन 100 राफेल फाइटर जेट्स को भारत में बनाने की सोच रहे हैं। वहीं सूत्रों का ये कहना है कि अगर छोटी संख्या यानी कि 100 से कम की संख्या अगर सहमति बन जाती है इनको बनाने की भारत में, तो शायद फ्रांस भारत में राफेल का निर्माण नहीं करेगा। हालांकि जो टॉप सोर्सेज है उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राफेल लड़ाकू जेट पर कोई भी कॉल पहले 36 की डिलीवरी पूरे होने के बाद ही की जाएगी, यानी कि जब तक ये 36 राफेल पूरे भारत में नहीं आ जाएंगे तब तक हम कुछ भी उनको नहीं बता सकते हैं। अक्टूबर 2020 में इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संकेत दिया था कि राफेल लड़ाकू जेट विमानों के 2 और स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय अभी विचाराधीन है। सूत्रों ने कहा कि डसॉल्ट एविएशन को भारत में राफेल उत्पादन सुविधा शुरू करने के लिए लगभग 100 विमानों की आदेश की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा किया जाता है तो डसॉल्ट एविएशन की 2 असेंबली लाइनें होंगी, एक फ्रांस में, दूसरी भारत में। भारतीय संयंत्र अन्य देशों के लिए राफेल का उत्पादन करेगा। एक सूत्र ने बताया कि फ्रांस के पास राफेल लड़ाकू विमानों के कई ऑर्डर आने वाले हैं, जो खासकर कि ग्रीस, मलेशिया, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड आदि से आ सकते हैं। पाकिस्तान ने फतह 1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया है। पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग ISPR ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि फतह 1 रॉकेट 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। अब आशंका जताई जा रही है कि इस रॉकेट सिस्टम को बनाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की सहायता की है। इस रॉकेट सिस्टम के बारे में पाकिस्तान ने और कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए आसानी से पाकिस्तान के दावे पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जिस वीडियो को पाकिस्तानी सेना ने शेयर किया है वो कुल मिलाकर 15 सेकंड का है। इसके लिए पहले भाग में एक रॉकेट अपने लॉन्चर से फायर होता हुआ दिखाई देता है। दूसरे भाग में कोई मिसाइल एक पोल पर लगे झंडे से लगभग
5 से 10 फीट की दूरी पर गिरती दिखाई देती है। इस टेस्ट को कहां किया गया, इसको लेकर भी पाकिस्तान की सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है भारत के लगातार परीक्षणों को देखकर, तो ऐसे में उसने ये प्रोपेगेंडा वाला वीडियो भी शूट किया है और जिसके बारे में उसने कोई प्रूफ भी नहीं दिया है कि उसने ये कहां किया है, कैसे किया, कोई जानकारी नहीं दी। तो ये आप समझ सकते हैं कि अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और वहां की जो हालात है उन्हें छुपाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडे वाले वीडियोस जैसे चीन बनाता है, वैसे ही कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो दोनों ने एक जैसा काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह और बढ़ता है ताकि हम आप तक लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स पहुंचाते रहे। सेना की पश्चिमी कमान यानी कि वेस्टर्न कमांड ने इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की, जिसमें सभी हथियारों को शामिल किया गया था ताकि पश्चिमी मोर्चे पर किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए भारत की अपनी युद्ध की ड्रिल मजबूत हो सके। अंबाला स्थित खरगा कॉर्प्स जो सेना की पोटेंट स्ट्राइक फॉर्मेशन है, उन्होंने अपने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग साइकिल के दौरान पिछले कुछ दिनों में फील्ड ड्रिल को अंजाम दिया। बख्तरबंद, तोपखाने और इंजीनियर तत्वों सहित बड़ी संख्या में सेना ने अभ्यास किया। साथ ही पश्चिमी थिएटर की कुछ यूनिट्स को पूर्वी लद्दाख में भी ले जाया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य विकसित हो रही सैन्य अवधारणाओं और आक्रामक युद्ध अभ्यास को प्रमाणित करना है, जो एक नेटवर्क और सूचना वाले डोमेन में काम करते हुए विरोधी को एक बड़ा झटका दे सके। इस तरीके के अभ्यास में टैक्टिकल एयर सपोर्ट, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और सब कन्वेंशनल वॉरफेयर कई सारी चीजें शामिल हैं। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी की एक और चालाकी सामने आई है। अब वो लद्दाख में खानाबदोशों का इस्तेमाल कर भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने का काम कर रही है, जबकि भारतीय सेना ने अपने खानाबदोशों को चारागाह भूमि तक सीमित कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। इस बात को लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताया। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की और स्थानीय लोगों के लिए चराई और अन्य सीमा विकास के मुद्दों के लिए अप्रबंधित पहुंच बनाने का आग्रह किया। मई 2020 में भारत और चीन के बीच जो गतिरोध हुआ था, उसके बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थानीय लोगों के जीवन पर गंभीर असर पड़ा है। आपको बता दें कि चीन की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की हर कोशिश अब तक नाकाम होती रही है। गलवान घाटी में चीन के नापाक इरादों को नाकाम करने के बाद भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए अब पैंगोंग झील में भी भारतीय सेना चीनी पीएलए पर पहले से ज्यादा मजबूत होने जा रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य के नागरिक विमानों के संचालन के लिए वायुसेना के पायलट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने राज्य को अन्य सभी तरीके के सहयोग का आश्वासन दिया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया बुधवार को पूर्वी एयर कमान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि अरुणाचल प्रदेश पहुंचने से पहले एयर चीफ मार्शल ने सिक्किम में अग्रिम सैन्य मोर्चों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने वहां पर तैनात वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। अपनी पहली अरुणाचल यात्रा पर पहुंचे वायुसेना प्रमुख ने राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों समेत राज्य में युवाओं की सैन्य भर्ती और वायुसेना के मानवीय अभियानों आदि मामलों पर चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के सलाहकार इमैनुअल बोन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक भारत और फ्रांस की वार्षिक रणनीतिक वार्ता के तहत होगी। इस बैठक में ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले 10,000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट और P75I प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को मिलने वाली 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा चीन से तनाव के बीच अपने अपने देशों से शीर्ष सलाहकार इंडो पैसिफिक क्षेत्र और समुद्री सुरक्षा में सुधार करने पर भी बातचीत कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रति हाल ही के समय फ्रांस के रवैये को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार बोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंखला से भी मिलेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस कई झटके दे चुका है पाकिस्तान को, जिसमें कि उसके जो मिराज फाइटर जेट से इसके अलावा एयर डिफेंस और अगस्ता 90B क्लास की पनडुब्बियों को अपग्रेड करना, इन सब के लिए फ्रांस ने मना कर दिया। और इसी दौरान फ्रांस ने कतर के साथ राफेल विमानों का सौदा भी किया था। साथ ही फ्रांस ने ये जानकारी कतर को भी दी थी कि वे अपने विमानों के आसपास किसी भी पाकिस्तान के तकनीशियन को आने ना दे। पिछले साल के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी कि BECA पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत फ्रांस के साथ भी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, जो विशेष रूप से दोनों नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग बनाएगा। भारत सरकार ने पहले इस निर्णय को मंजूरी दे दी है, जिससे भारत और फ्रांस के बीच निकट सूचना आदान प्रदान होगा। सूचना का आदान प्रदान सामरिक स्तर पर और सैद्धांतिक रूप में होगा। सूत्रों ने कहा कि परिचालन महत्व यानी कि ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस
रखने वाली किसी भी जानकारी को वास्तविक समय में फ्रांस द्वारा भारत भेजा जा सकता है। यानी कि इसी तरीके का जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे BACA जो खास करके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है, दोनों देश एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, तो ये अब फ्रांस और भारत भी करने वाले हैं और इससे दोनों नौसेनाओं की जो ताकत है यानी कि स्ट्रेटेजिक रूप से काफी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।